हेलो बच्चों, आज आप लोग का जो मॉडल फेट है 2025 का 10th क्लास के, तो उसका साइंस सब्जेक्ट का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी हैं 30 प्रश्न है, सभी 30 प्रश्न को हम लोग एक एक करके बारी बारी से हम लोग समझेंगे और किसका आंसर कौन होगा इसे जानेंगे, उसका तर्क भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी इधर इंट्रोडक्शन दिया गया है, कुछ निर्देश दिया गया है जिसे हम आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए में है जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। 30 तक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया है। मतलब हम लोग को ऐसा अभिक्रिया का उदाहरण बताना है जिसमें कि उष्मा की आवश्यकता पड़े, मतलब उष्मा उसमें चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है हम लोग का है कोयला का जलना, और दूसरा है वनस्पति पदार्थ का खाद में विघटन, और इसके बाद है शोषण की प्रक्रिया। इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। तो देखिए जो आपका ऑप्शन ऊपर में दिया गया है कोयला जलता है, तो यहाँ पर जो है ना उष्मा का निर्माण होता है। क्या चीज होता है? उष्मा का निर्माण होता है, जबकि हम लोग को चाहिए कि उष्मा उसमें मतलब चाहिए, उसको जलाने के लिए उष्मा और चाहिए उष्मा, तो ये होता है उष्मा शोषी। लेकिन यहाँ पर तो उष्मा निकल रहा है, तो ये तो उष्मा क्षेपी हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं वनस्पति पदार्थ खाद में जो अपघटन होता है, जो गलते सड़ते हैं, खत्म होते हैं, तो उस प्रक्रिया में भी जो है उष्मा का निर्माण होता है। जबकि हम लोग को चाहिए क्या ऑप्शन कि उष्मा उसमें से लागत मतलब लगाना पड़े, ठीक है ना, उष्मा उसमें देना पड़े, न कि उसमें से निकले। तो इसमें भी उष्मा निकल रहा है, शोषण की प्रक्रिया में भी उष्मा निकलता है, तो ये भी नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करते समय हम लोग जो उसमें उष्मा देना पड़ता है, हो गया उष्मा शोषी। ये है उष्मा शोषी, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा हम लोग देते हैं तो चूना और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न देखिए है, दूसरा प्रश्न में है नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब के लिए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है, मतलब क्या भूमिका है गार्ड ट्यूब की, ये हम लोग बताना है। तो पहला में है उत्सर्जित गैस को अवशोषित करना, ठीक है ना। गैस को जो निकलता है उसे अवशोषित करना होता है, कि गैस को नमी करना होता है। सी ऑप्शन है गैस से नमी को अवशोषित करना होता है, और डी में है उत्सर्जित गैस से क्लोरीन आयनों को अवशोषित करना होता है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर जो है सी, गैस से नमी को अवशोषित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। तो देखिए पहला है रासायनिक गुणों में परिवर्तन। देखिए कभी भी समजातीय श्रेणी में ना रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। तो हम लोग का ऑप्शन तो ये हो जाएगा, लेकिन बाकी इधर भी जान लेते हैं थोड़ा सा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा दूसरा कलर से कर देते हैं, थोड़ा पहचान में आएगा, ठीक है ना। बाकी देखिए CH2 का और 14 यूनिफाइड यानी कि 14 U का आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है। जितने भी समजातीय श्रेणी है उन लोग में CH2 का अंतर रहेगा और 14 U आणविक द्रव्यमान का अंतर रहेगा। साथ में भौतिक गुणों में जो है क्रमिक लगातार बने रहेंगे और समान कार्यात्मक समूह रहेंगे, मतलब एक ही प्रकार के कार्यात्मक समूह से जुड़े रहेंगे। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा करें चौथा, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो हम लोग को द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण इसमें चयन करना है। देखिए यहाँ पर Pb है, CuCl2 है, और इसके बाद अभिक्रिया के पश्चात जो है PbCl2 और Cu बन गया है। हम लोग पहला नंबर से जानिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते किसे है। तो देखिए द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, मतलब दोनों तरफ से बदलेंगे, इसका आयन उसके साथ, उसका आयन इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए Cu जो है Cu अकेले हो गया, क्लोरीन जो है Pb के साथ चला गया, लेकिन ये द्विविस्थापन नहीं हुआ, एक ही प्रकार का विस्थापन हुआ था, खाली विस्थापन हो गया। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। यहाँ पर सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। अब देखिए सोडियम सल्फेट जो है बेरियम के साथ आ गया, और यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है सल्फेट के साथ आ गया, सॉरी उल्टा बोला गया, क्लोरीन जो है सोडियम के साथ आ गया और सल्फेट जो है बेरियम के साथ आ गया। इधर देखिए उत्पाद बना है, यानी कि यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान दोनों हुआ है, मतलब इससे इसमें भी आया है और इसमें से इसमें भी गया है, ठीक है ना। और जाकर के इधर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है। सी में देखिए तो यहाँ पर जो है कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान नहीं हुआ है। नेक्स्ट है चौथा नंबर, इसमें देखिए CH4 है प्लस 2O2 है, और ये जो है अभिक्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल का निर्माण किया है। तो यहाँ पर भी देखिए आयनों का आदान प्रदान नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का जो दूसरा है, सिर्फ दूसरा नंबर वो सही है। अब इसको हम लोग ढूंढेंगे, नीचे और ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से कौन है। तो ए में देखिए दिया गया है I और V। तो हम लोग पहले इसको ना थोड़ा सा कलम से काट लेते हैं कि हम लोग जो है दूसरा वाला हम लोग को सही है, ठीक है ना, ये वाला सब गलत है। तो कहीं पर हम लोग को ऑप्शन में दिखेगा कि दूसरा नंबर जो है सही ऑप्शन में, तो वही वाला हम लोग करेंगे। तो देखिए बी नंबर में केवल दूध दिया गया है, तो हम लोग का बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
फिफ्थ प्रश्न में है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात बताना है, ठीक है ना। मतलब इसका सूत्र क्या होता है, H2O। तो यहाँ पर बताना है हम लोग के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल अनुपात। तो हाइड्रोजन का वो है 2 गो, तो इसका 2 ग्राम हम लोग मानेंगे, और ऑक्सीजन का वो है 1 गो, 1 ग्राम। तो इसके अनुपात में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:1। तो ऑप्शन नंबर जहाँ भी होगा 2:1 हम लोग का सही हो जाएगा, डी में है। देखिए यहाँ पर, और डी करें बी में, ठीक है ना, 2:1 बी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, एक जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने पर परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जलीय घोल है और लाल लिटमस पत्र को कैसा करता है, नीला। तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वो क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करे वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, यानी कि क्षारीय है। क्या है, क्षारीय विलयन है। क्लियर है ना। जब क्षारीय विलयन है तो इसको हम लोग क्षारीय से अम्लीय बनाने के लिए इसमें हम लोग किस चीज का मात्रा ज्यादा डालना होगा, अम्ल का। यदि हम लोग इसमें अम्ल की मात्रा जो है ज्यादा इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इसका गुणधर्म जो है बदल जाएगा। ये जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता था, उसके जहाँ पे क्या कर देगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। क्वेश्चन यही हम लोग से कहा है। तो हम लोग यहाँ पर बेकिंग पाउडर के डालते हैं तो ये तो क्षार है, तो क्षार में क्षार डालेंगे तब क्षार तब बढ़ जाएगा ना। तो हम लोग का ऑप्शन ये जो है सही नहीं हो गया, ठीक है ना, गलत है। चूना भी क्षार है, ये भी नहीं होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का घोल जो है ये भी क्षार है, तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्ल को यदि हम लोग मिलाएंगे क्षार में बहुत मात्रा में तो एक समय क्षारीयता खत्म हो जाएगा और अम्लीयता ज्यादा दिखने लगेगा। जब अम्ल का गुणधर्म प्रदर्शित होने लगेगा तो लिटमस पत्र जो है उल्टा काम कर लेगा, नीला से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आइए 7 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया गया है बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा घटक कौन है, तो इसका दूसरा घटक जो है वो टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है टार्ट्रिक एसिड के नाम से, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक वगैरह सब नहीं होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो देखिए धातु जो होता है उसको खींच के तार में पतला तार में बदलने की जो क्षमता होता है उसे तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए में ही। बाकी आप लोग बताइए कि धातुओं को पीट कर चादर बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग कॉमेंट में फिर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, दिया गया निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन जो है आयनिक यौगिक नहीं है। तो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं पहले वो जान लीजिए। तो देखिए जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं ना तो वहां पर आयनों का आदान प्रदान होता है। किस चीज का, आयन का, मतलब धनात्मक ऋणात्मक ये सब क्या है, आयन है। तो इसका लेन देन होता है। तो उस तरह के यौगिक जो होते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो इसमें से कौन आयनिक यौगिक नहीं है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पहला में यहाँ पर पोटेशियम है, क्लोरीन है, यानी धातु अधातु है, तो यहाँ पर आयनिक यौगिक का लेन देन होगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हम लोग के हिसाब से गलत है, क्योंकि हम लोग जिसमें नहीं हो वो बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में से कोई धातु नहीं है, तो ये वाला हम लोग का भी ऑप्शन में इस सही वाला लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। एक बाद क्लोरीन है और यहाँ पर देखिए कार्बन है और क्लोरीन है, तो देखिए यहाँ पर भी दोनों में से कोई धातु नहीं है। तो धातु नहीं है तो आयनों का लेन देन नहीं ना हुआ होगा। तो आयनों का लेन देन जब नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये वाला देखिए सोडियम क्लोराइड, तो इसमें देखिए सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, यानी कि यहाँ पर आयनों का लेन देन हुआ गया होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग क्या है, ये आयनिक यौगिक है, जबकि हम लोग को चाहिए आयनिक यौगिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन जो हम लोग दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा और तीसरा कहां पर दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है दूसरा और तीसरा सही, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में है निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH प्रकार्यात्मक समूह है, जिसमें OH है उसे हम लोग पहचानना है। तो देखिए ओन ग्रुप यानी कि कीटोन रहता, कीटोन, ठीक है ना, कीटोन समूह से रहता तो इसमें ओन जुड़ जाता, ओन जो लग जाता है लास्ट में, तो यहाँ पर ओन लगल है रहता तो हम लोग कीटोन समझते, लेकिन यहाँ पर जो है OH है यानी कि एल्कोहल ग्रुप है और इसमें जो है ऑल लगता है। क्या लगता है, ऑल। तो ऑल कहाँ पर लगल है उसको ढूंढना है हम लोग के। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर बी ऑप्शन में जो है ऑल लगल है, तो हम लोग को ऑप्शन तो बी सही हो जाएगा। लेकिन अगर पिरला का देखा जाता है कि कीटोन समूह से रहता तो पिरला सही हो जाता, और के एल्कोहल से हम लोग का है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। और यहाँ पर देखिए ओइक है, यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रहता तो यहाँ पर हम लोग के ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाता, लेकिन वो नहीं ना है, ठीक। अगला है ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल और क्या है तो किस ग्रुप में चला जाएगा, तो ये चल जाएगा एल्डिहाइड में, क्योंकि इसका ऑल ग्रुप होता है ना, ऑल एल फेस को से करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 11 नंबर, यौगिक CH3 CH2 माइनस CHO का नाम बताना है। देखिए CHO जो है एक तरह की एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है, और इसे हम लोग के बताना है कि किस में चल जाएगा। तो एल्डिहाइड का भी जैसे बताया कि ऑल ग्रुप में जाता है। कौन सा ग्रुप में जाता है, ऑल ग्रुप में चला जाता है। तो हम लोग का जो ऑप्शन है ऑल वाला में मिलेगा हम लोग के मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे 12 नंबर ना, 12 में है आहार नली
के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो देखिए भोजन का अंतिम पाचन जो है छोटी आंत में होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में। कुछ लोग को लगेगा कि बड़ी आंत में होता है, तो देखिए बड़ी आंत में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी आंत में जो भोजन के अवशिष्ट होते हैं ना, उसमें यदि जल का मात्रा होता है तो उसे छान लिया जाता है, वहां पर पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो लास्ट जो प्रोसेस है भोजन का पाचन का, वो जो है छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 13वां प्रश्न है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, मतलब ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कहाँ पर होता है। तो देखिए श्वास नली में आदान प्रदान होता है कि स्वर यंत्र में? तो ऑप्शन ए में जो है ये भी गलत है हम लोग का। नेक्स्ट जो है फेफड़ों के एलियोली में ना, तो यही ऑप्शन हम लोग का जो सही हो जाएगा, बी नंबर, फेफड़ों के एलियोली में। चलिए नेक्स्ट जो है 14वां प्रश्न को हम लोग जानते हैं। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आई नंबर में है मस्तिष्क मुख्य सोचने वाला भाग, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो है पश्च मस्तिष्क में होता है। कहाँ है? पश्च मस्तिष्क है। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत। पहला ऑप्शन जो है हम लोग का मुख्य सोचने वाला भाग जो है पश्च मस्तिष्क नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा श्रवण, और श्रवण माने सुनना, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। तो ये वाला जो है सही है हम लोग के। ठीक है ना। कथन सत्य हम लोग को पूछा गया, तो कथन सत्य ये वाला सही है, दूसरा वाला। नेक्स्ट है लार उल्टी रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये कथन सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट है सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। तो ये कथन गलत है। ठीक है ना। तो हम लोग का कौन सा कथन सही हुआ? तो कथन देखिए दूसरा जो है यहाँ से सही है, दूसरा कथन सही है। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। दूसरा कथन जो है हम लोग का ये वाला सही है। ठीक है ना। और एक कथन यहाँ पर देखिए लार उल्टी रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। तो दो कथन हम लोग सही है, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है। दूसरा और तीसरा हम लोग को ढूंढना है ना, तो दूसरा तीसरा देखिए सी ऑप्शन में है ना, तो सी वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 देखिए इसमें दिया गया है कि बेमेल जोड़ी, जो बिना मेल के जोड़ी है उन लोग को हम लोग को चयन करना है। तो देखिए एड्रेनालाइन जो है ये अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इसका यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि दिया गया है, तो ये वाला जो हम लोग का गलत है। ठीक है ना। इसका जो जोड़ी है सही नहीं है। बाकी वृषण से देखिए टेस्टोस्टेरोन का स्रावन होता है, अंडाशय से देखिए एस्ट्रोजन का स्रावन होता है, थायराइड ग्रंथि से देखिए थायरोक्सिन का स्रावन होता है। तो ये सब जो है हम लोग का सही जोड़ी है। इन लोग जो है ना सही जोड़ी है, जो सही जोड़ी है उसे हम हाईलाइट करते हैं, आप लोग याद रख लेंगे इसको। ठीक है ना। देखिए वृषण से टेस्टोस्टेरोन का होता है, अंडाशय से जो है एस्ट्रोजन का होता है, थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से होता है। उसी तरह से जो एड्रेनलिन है ये जो है अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रेनलिन जो है अधिवृक्क ग्रंथि से, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि से दिया गया है। पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है जो उत्तेजना पैदा करने वाले हार्मोन्स होते हैं उनका स्रावन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्रंथि के जहाँ पे अगर के रहता हम लोग का अधिवृक्क ग्रंथि तो सही हो जाता है ये भी, लेकिन हम लोग का यहाँ पर बेमेल चयन मतलब जो गलत मेल है वो वाला सही करना है। तो हम लोग का उस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग का जो है कौन वाला सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला एड्रेनालाइन और पिट्यूटरी ग्रंथि ये दोनों जो है बेमेल जोड़ा है। चलिए नेक्स्ट 16 प्रश्न। इसमें दिया गया है एक फूल में नर और मादा युग्मक अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले भाग हैं। मतलब फूल में हम लोग को बताना है कि नर और मादा युग्मक के भाग जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए में है पुंकेसर और परागकोश, बी में है तंतु वर्तिकाग्र, और सी में है परागकोश अंडाशय, और डी में है पुंकेसर और वर्तिका। तो इसका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, परागकोश होता है और अंडाशय होता है। ठीक है ना। नर और मादा युग्मक का उत्पन्न करने वाला भाग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 17वां प्रश्न। 17वां में है अमीबा स्पाइरोगैरा ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि मतलब क्या विशेषता है इन लोगों को प्रजनन से रिलेटेड हम लोग को बताना है। क्या चीज से रिलेटेड? प्रजनन से रिलेटेड। ठीक है ना। इसको हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट कर हो जाइए। प्रजनन से रिलेटेड हम लोग इसका अंतर हम लोग मतलब आंसर बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहला है वे अलैंगिक प्रजनन करते हैं, ये बिल्कुल राइट है, जो हम लोग का ऑप्शन ए है, ए नंबर ही हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है ना। बी में है वे सभी कोशिकीय है, ये भी सही है कि कोशिकीय है, लेकिन प्रजनन की बात किया गया हम लोग को प्रजनन को ध्यान में रखते हुए आंसर खोजना है। ठीक है ना। तो वे अलैंगिक प्रजनन करते हैं, तो ये ऑप्शन जो है हम लोग का सही हो जाएगा, ए नंबर ना, ये वाला हम लोग ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट 18वां प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया है नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। ठीक है ना। मतलब कि जिसे हम अपने से भी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वो प्राकृतिक रूप से हमको नहीं मिल सकता है। ठीक है ना। जैसे देखिए आंख का रंग है, ये जो है हम लोग का प्राकृतिक रूप से भी मिलता है और इसमें हम लोग
अर्जित भी मतलब अपने से भी कर सकते हैं, बदलवा सकते हैं। तो अच्छा कारण ये भी देखिए प्राकृतिक रूप से मिलता है और इसमें भी हम लोग बदलवा सकते हैं। लेकिन शरीर का आकार जो है ना, ये हम लोग के जो है विरासत में नहीं मिलता है। इसे हम लोग जिस तरह से अपना खान पान रखते हैं उस तरह से होता है। यदि हम फैट्स वगैरह खाते हैं तो मोटे हो जाएंगे, खाने पीने में हम ढिलाई करते हैं तो हमारे शरीर में कमजोरी हो जाएगा, जिससे हम पतला भी हो सकते हैं। तो हमारा शरीर का साइज जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन जो है हम लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि शरीर का आकार जो है ये विरासत में नहीं मिलता है। इसे हम जिस तरह से भोजन खान पान रखेंगे उस तरह से डेवलप होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बालों की प्रकृति, तो ये विरासत में हम लोग के जो है मिलता है बालों की प्रकृति। चलिए नेक्स्ट 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था। देखिए प्राकृतिक चयन का जो चयन द्वारा प्रजातियों का विकास है, इस सिद्धांत को कौन दिए हैं? तो ये सिद्धांत को जो है डार्विन दिए हैं। कौन दिया है? डार्विन। बी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ए नंबर में है मेंडल। ये जो है ना अनुवांशिकी के लक्षण से संबंधित जो है नियम दिए हैं, अनुवांशिकी से संबंधित मेंडल। और डार्विन जो है प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से हम लोग के कथन को सत्य बताना है, ठीक है ना। उससे पहले हम छोटा सा आपको डिटेल बता दें कि यहाँ पर दो प्रकार के लेंस का प्रयोग किया गया है, एक उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस, ठीक है ना। तो यदि उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है ना, वो प्लस में होता है। फोकस दूरी कम होता है उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वो कम होता है, प्लस में होता है। और जो अवतल होता है, क्या होता है? अवतल, इसका फोकस दूरी जो है माइनस में होता है। क्या माइनस में होता है? फोकस दूरी कम होता है माइनस में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबके फोकस दूरी कम है, प्लस में यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। तो प्लस में सबके फोकस दूरी दिया गया है, तो हम लोग फिर इधर साइड में देखेंगे कि इसका प्लस में दिया गया, तो इसमें से हम लोग देख लेंगे कि जहां जहां अवतल है और उसके बाद भी प्लस है तो उस ऑप्शन को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे कि ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में और डी में अवतल शब्द का प्रयोग किया गया है अवतल लेंस के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का सी है और डी है ये तो डायरेक्ट गलत हो गया। अब बचल हम लोग के बी ऑप्शन और ए ऑप्शन। अब बी में देखिए फोकस दूरी यहाँ पर देखिए 0.25 जो प्लस में है, तो इसका जो है क्षमता जो है ये भी तो प्लस में आएगा। यदि फोकस दूरी कम है प्लस में तो क्षमता भी कम आएगा प्लस में, लेकिन इसका क्षमता कम है माइनस में, तो इसलिए बी ऑप्शन जो हम लोग का गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फोकस दूरी क्या में है? प्लस में, तो इसका देखिए जो शक्ति है क्षमता जो है क्या में है? प्लस में 4 डायोप्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हम लोग का सही हो जाएगा। बाकी इसको आप न्यूमेरिकल दृष्टि से भी आप इसको जांच कर सकते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है डायोप्टर के लिए, डायोप्टर निकालने के लिए 1/f। तो हम लोग डायोप्टर निकालने के लिए फोकस दूरी का प्रयोग करेंगे, तो 1 हो गया बटा में f। फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस का काम होता है प्लस में होता है ना, तो इसका f कितना दिया गया है? 0.25। तो 0.25 ये एक जो है मीटर में होता है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 लिख सकते हैं। नहीं तो एक एक भी रह जाएगा, और इसको जब हम लोग बदलेंगे सेंटीमीटर में तो ये कितना हो जाएगा? 100 बटा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग इसको काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 25 चौका 100, यानी कि 4 डायोप्टर भी प्लस में, ठीक है ना। न्यूमेरिकल दृष्टि से भी कर सकते हैं, बाकी आप लॉजिक से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा और बिंदु आकार का होगा? तो देखिए ये जो है अवतल दर्पण में भी होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है और उत्तल लेंस में भी होता है, ठीक है ना। तो मतलब सब में होता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर दे दिया गया डी में कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा 21वां नंबर के, ठीक है ना। सब में जो है अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा ही बनेगा, बिंदु आकार का ही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 22 में दिया गया एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करना ठीक रहेगा। तो बताना है इसमें से कि कौन सा क्षमता जो है इसके लिए सही रहेगा। तो देखिए 2 मीटर से ज्यादा दूर लाके नहीं देख पाता है, यानी कि नजदीक वाला के देख पाता है। तो जो वस्तु को निकट की वस्तु को साफ देख पाता है उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। यानी कि व्यक्ति के कौन सा दोष हुआ है? निकट दृष्टि दोष हुआ है, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष हुआ है इस व्यक्ति के। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग को कौन सा लेंस लगाना होगा? हम लोग को सोचना है यहाँ पर। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग को लगाना होगा अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। और जब हम लोग अवतल लेंस लेंगे तो इसका जो फोकस दूरी होगा ये क्या में होगा? माइनस में होगा। तो इसका फोकस दूरी जब माइनस में होगा तो इसका जो क्षमता वाला लेंस है, लेंस का जो क्षमता होगा वो क्या में होगा? ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। तो हम लोग को इसमें देखना है ये कहाँ पर माइनस में है, और इसके साथ साथ यहाँ पर मीटर में भी दिया गया ना, फोकस दूरी इसका दिया गया। तो फोकस दूरी का हम लोग देख लेते हैं। एक व्यक्ति का 2 मीटर से अधिक दूरी पर देखता है, ठीक है। तो हम लोग इसको 2 मीटर तक देख पाता है, यानी कि फोकस दूरी इसका कितना है? 2 मीटर है। अब हम लोग इसको याद करते हैं। 1 बटा क्या होता है? डी बराबर 1/f। तो यहाँ पर 1 हो गया और f के जगह पे हम लोग लिख देंगे 2। लेकिन इसका f कम होगा माइनस में, क्योंकि क्या है ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस का फोकस दूरी कम होता है, माइनस में होता है। तो माइनस लगा देंगे और इसको जब हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा
दशमलव देंगे तो जाएगा 0 और 2 पंचे 10, तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा 5, वो भी काम है माइनस में 0.5 डायप्टर, ठीक है ना। तो कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन बी में है 22वां का प्रश्न। न्यूमेरिकल से ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 23वां प्रश्न है, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। तो देखिए इंद्रधनुष के जो निर्माण होता है ना, तो उसमें अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। यहाँ पर परावर्तन दिया गया है, तो अपरावर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अपवर्तन है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसमें परावर्तन देने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट जो है इसमें देखिए अपवर्तन दिया है, विक्षेपण भी ठीक है, लेकिन इसमें आंतरिक परावर्तन होता है, यहाँ पर पूर्ण दे दिया है, इसके चलते क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट सी में है अपवर्तन होता है, विक्षेपण भी होता है, आंतरिक परावर्तन भी होता है, ठीक है, ये भी सी वाला सही है। यहाँ देखिए विक्षेपण यहाँ पर दे दिया है, तो विक्षेपण तो ठीक है, लेकिन प्रकीर्णन नहीं होता है, तो इसके चलते जो डी ऑप्शन है गलत है। ऑप्शन नंबर जो हम लोग का सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24वां प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 24वां प्रश्न में है 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो देखिए अधिकतम प्रतिरोध के लिए जो है ना हम लोग श्रेणी क्रम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, श्रेणी क्रम का, अधिकतम के लिए, ठीक है ना। अधिकतम के लिए हम लोग श्रेणी क्रम का प्रयोग करते हैं, और न्यूनतम के लिए हम लोग समांतर क्रम का प्रयोग करते हैं। किसका, समांतर क्रम का। तो हम लोग बताइए इसमें अधिक वाला है और ये जो है निम्न वाला, तो हम लोग के किसका क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नतम वाला के ना, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, किस फार्मूला का, समांतर के। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं जल्दी से, बाकी यहाँ पर हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। निम्नतम के लिए कौन सा फार्मूला लग जाएगा उसको लगा देते हैं, ले लेते हैं। तो निम्नतम के लिए हम लोग ले लेंगे यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जिसे हम लोग पार्श्व भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/RP, या फिर R भी लिख सकते हो सिंपल। फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/5 ओम का प्रतिरोध है 5 को, तो 5 बार लिखना होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसी तरह से प्लस करके हम लोग 5 बार लिखेंगे। क्या बार, 5 बार। अब बाकी हम लोग इस पर रख के मान को रखते हैं, बनाते हैं। 1/RP हो गया, 1/R1, R1 की जगह कितना लेंगे 1/5, क्योंकि 1/5 ओम के सब प्रतिरोध है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1/5 प्लस में फिर से 1 और 1/5। इस तरह से हम लोग क्या बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे प्लस में। तो देखेंगे हम लोग ये जो 5 नीचे है बटा के, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये बटा के जो 5 नीचे है ऊपर जाएगा, तो इस तरह के हम लोग इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। 1/RP बराबर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 बार 5 5 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/RP बराबर 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25। अब बटा के नीचे 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कि तीसरा हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे, और 1 एकम हो जाएगा 1, और इधर साइड हो जाएगा 25 RP। कितना हो जाएगा 25 RP, और RP बराबर सिर्फ हम लोग यदि निकालेंगे तो हो जाएगा 1/25। तो 1/25 जो है हम लोग का जो न्यूनतम प्रतिरोध हो सकता है। कहाँ पर है ये वाला ऑप्शन, तो देख लेते हैं हम लोग बी में है, बी ऑप्शन 1/25 ओम, ठीक है ना। नेक्स्ट 25वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 25वां में दिया गया है प्रतिरोधकता नहीं बदलती यदि, मतलब प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा यदि पदार्थ बदल दिया जाए। तो देखिए पदार्थ बदल देगा तो प्रतिरोधकता जो है बदल जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तापमान बदलेंगे तभी प्रतिरोधकता जो है बदल जाएगा, नहीं बदलने के लिए कहा गया है। तो प्रतिरोधक जो है आकार बदलने से नहीं बदलेगा। जैसे देखिए मान लीजिए सीधा तार था पहले से, अब इस तार को हम लोग मोड़ के इस तरह से कर दिए तो भी इसका प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा, क्योंकि तरवा वही आकार में बदल रहे हैं हम लोग जी, तो आकार बदलेंगे तो प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। डी में क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार, पदार्थ और तापमान दोनों बदल दिए जाए तो दोनों बदलेंगे तभी जो है ये वाला प्रतिरोधक बदल जाएगा। नहीं बदलने के लिए हम लोग क्या करना है, प्रतिरोधक का आकार बदलने पर जो है प्रतिरोधक नहीं बदलेगा। चलिए नेक्स्ट है 26वां, गलत कथन इसमें से चुनना है। तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम जो है प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए एक सरल नियम है, बिल्कुल राइट है, तो ये तो सही हो गया। गलत कथन हम लोग को चुनना है ना, तो गलत कथन जो होगा वो हम लोग के आंसर सही होगा, तो ये सही है, तो ये वाला हम लोग का आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है कि जो दाएं हाथ का अंगूठा नियम है ना, वो धारा के ले जाने के साथ साथ चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताता है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर दाहिना हाथ ले लेना है, दाहिना हाथ ले लिए, अब अंगूठा को आगे कर दिए, तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में जो है ना धारा जा रहा है, लाइन प्रवाहित हो रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन में क्या है, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। तो ये भी हम लोग कथन सही है, हम लोग का गलत वाला बताना है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहता है, बिल्कुल राइट है यहाँ तक ले, जबकि प्रत्यावर्ती धारा
धारा जो है समय समय पर अपनी दिशा उलटती रहती है, ठीक है ना, ये भी सही है, सी वाला भी सही है, ए बी सी तीनों सही है। डी नंबर में है भारत में एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकंड के बाद दिशा बदलती है। तो यहाँ पर जो है ये नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा कि प्रत्येक सेकंड में 50 बार दिशा बदलती है। एक सेकंड में कितना बार बदलती है? 50 बार। तो ये ऑप्शन जो हम लोग का डी नंबर गलत यहाँ पर दे दिया गया, इसलिए हम लोग इसको सही मानेंगे क्योंकि गलत पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है, बताना हम लोग के। तो आर्थिंग जोड़ देंगे तो हम लोग घरेलू उपकरण जो है बच जाएगा, आर्थिंग जोड़ से खाली नहीं बच सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्यूज लगा देंगे। क्या करेंगे? फ्यूज लगा देंगे। ज्यादा लाइन आएगा बस फ्यूज पिघल जाएगा, बस आगे लाइन नहीं जाएगा। तो हमारा जितना भी यंत्र है, जो भी स्टेबलाइजर, टीवी, कूलर, पंखा है, सब सुरक्षित रह जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमको फ्यूज लगाना जरूरी है। 27 के बी नंबर फ्यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लास्ट की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। 28वां प्रश्न है जल विद्युत संयंत्र में, जल विद्युत संयंत्र में मतलब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए कि जल विद्युत मतलब जल से विद्युत बनाने के मशीन में, ठीक है ना, संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, अच्छा लगेगा, पीला। संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। तो ये बिल्कुल राइट है कि जो संग्रहित जल होता है, जल में स्थितिज ऊर्जा होता है जमा करने के बाद, तो उसी स्थितिज ऊर्जा के कारण से विद्युत परिवर्तित हो पाता है, ठीक है ना, विद्युत में बदला जाता है। तो ऑप्शन ए जो है हम लोग का सही हो जाएगा। हो सकता है और भी हो सही, तो देख लेते हैं। बी में संग्रहित जल की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए गतिज ऊर्जा को ही, पानी जो बहता हुआ आता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होता है, तो उसी को ना स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं, ये भी सही है। लेकिन हम लोग के विद्युत संयंत्र में इसका उपयोग नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग का बी गलत हो जाएगा। सी में जल से विद्युत निकलता है, तो सी भी हम लोग का गलत हो जाएगा। डी में है विद्युत उत्पन्न करने के लिए जल को भाप में परिवर्तित किया जाता है। तो ये सही है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए जल को भाप में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन वहां पर संयंत्र में नहीं किया जाता है। तो डी भी हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत। जो सही आंसर है वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर, टिक कर दे रहे हैं, ए वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 29वां 29 है। देखिए यहाँ पर है वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए इस तरह के जो भी जीव होते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है, वो लोग निर्माण करते हैं, ठीक है ना, उत्पादक कहा जाता है। क्या कहता है? उत्पादक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या है। चिपको आंदोलन हुआ था ना पेड़ बचाने के लिए, पौधा बचाने के लिए, तो उससे महत्वपूर्ण संदेश क्या है वो हम लोग चयन कर रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। दूसरा है वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की अनदेखा करना। तीसरा है विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन वृक्ष को काटना। और चौथा जो है सरकारी एजेंसी को वन में वृक्ष नष्ट करने का आदेश देने का निर्विवाद का अधिकार, ठीक है ना। तो इसमें से जो हम लोग का सही आंसर जो है हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो है वन संरक्षण का प्रयास समुदाय को शामिल करना इसका उद्देश्य था चिपको आंदोलन के। तो ये नंबर सही हो जाएगा। बाकी नीचे देखिए इस तरह से सब्जेक्टिव प्रश्न भी है, बाकी सभी का सॉल्यूशन जल्दी आएगा। बाकी सभी लोग ईमानदारी से मन लगा के पढ़ें और कॉपी में जरूर लिखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।